अक्सर लोग हमारी क्लिनिक्स में आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी नाक का केरा मेरे गले में गिरता रहता है। तो हमारे आम उर्दू या पंजाबी में नाक का केरा गिरना, नाक की दरअसल रतूबत या नज़ला की सिक्रीशंस जो है अगर नाक के पीछे के हिस्से से हमारे गले में गिरती हैं तो आम लोग उसे नाक का केरा हलक में गिरना कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाक का केरा क्या होता है और किन हालात में ये हमारे गले में गिरता है। नाक का केरा बेसिकली नाक की सिक्रीशंस या रतूबत को कहा जाता है जो हमारे नाक की झिल्ली के अंदर वाक़ जो गुदूद होते हैं वो पैदा करते हैं। ये गुदूद जो हमारी नाक की झिल्ली के अंदर होते हैं किसी भी वजह से अगर हाइपर एक्टिव हो जाएंगे या अपना काम ज़्यादा करने लगेंगे तो इनमें से रतूबत ज़्यादा बनेगी, यानी केरा ज़्यादा बनेगा। जब केरा ज़्यादा बनेगा तो ग्रेविटी की वजह से वो केरा नाक के पीछे गिरेगा, क्योंकि नाक के अंदर बारीक बारीक सिलिया होते हैं जो कि बालों की तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो जो भी चीज़ नाक में पैदा होती है रतूबत उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं और वो साइनस में से निकल के हमारी नाक में से रतूबत पैदा होने के बाद निकल के उन बालों के ज़रिए पीछे गिरती है जो कि माइक्रोस्कोपिक बाल होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। और फिर वो पीछे गिरने की वजह से मुस्तकिल गले में नाक का घेरा गिरता रहता है, जिससे मरीज़ बार बार इस तरह से या ड्राई कॉफ यानी खुश्क खांसी की तरह करता रहता है। अजीब किस्म की उसको झुंझलाहट और इरिटेशन रहती है और केरा हर वक्त उसके गले में गिरता रहता है। यही केरा गिर के अगर सांस की नाली की तरफ हमारी चला जाएगा तो उससे हमें खुश्क खांसी और सीने के इन्फेक्शंस भी बार बार पैदा होते रहते हैं। यही केरा अगर ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा, ज़्यादा मिकदार में नाक की झिल्ली रतूबत बनाएगी तो ये केरा या नाक की रतूबत हमारे पेट में जाती रहेगी और पेट में जाने के बाद हमारे पेट के मसाइल भी इसकी वजह से पैदा हो जाते हैं, जिसमें पेट की तेज़ाबियत और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, अगर पेट में किसी भी वजह से तेज़ाबियत है, चाहे वो आपको स्ट्रेस की वजह से है, स्मोकिंग की वजह से है, मिर्च मसाले बाज़ार की चीज़ें खाने की वजह से, अगर आपके मैदे में जलन रहती है और खाना खाने के बाद तेज़ाबियत आपके सीने को जलाती है तो यही तेज़ाबियत आके ऊपर गले में गिरती है और गले में गिरने के बाद गले की खराश का सबब बनती है और उसकी वजह से भी केरा बार बार नाक में से गिरता रहता है। तो नाक में केरा बनने और गले में गिरने की जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो मैंने आपको बताई। मुख्तसरन मैं दोबारा इसका खुलासा कर देता हूँ, यानी किसी भी वजह से अगर नाक का रास्ता रुका हुआ है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में गोश्त बढ़ा हुआ है, नाक में एलर्जी रहती है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, किसी ख़ास मौसम में आपको एलर्जी ज़्यादा होती है, किसी ख़ास शहर में, मुल्क में या किसी ख़ास जगह पे, घर के किसी ख़ास हिस्से में मिट्टी में जाने से, धुएं में जाने से, शाम में नहाने से, पानी में हाथ डालने से, किसी भी वजह से अगर आपकी नाक में रतूबत ज़्यादा पैदा होती है तो वही रतूबत आपके गले में ज़्यादा गिरेंगी और आपके गले में आप उसे कहेंगे कि केरा गले में गिर रहा है। तो ये गले में केरा गिरने की बड़ी बड़ी वजूहात हैं। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो एक चीज़ होती है वैज़ोमोटर राइनाइटिस, तो टेंशन की वजह से, स्ट्रेस में रहने की वजह से भी नाक में से केरा ज़्यादा पैदा होता है और ज़्यादा गिरता है। तो आप कोशिश करेंगे रिलैक्स रहें और ऐसी चीज़ों से बचें जो आपको मुश्किल में डालती हैं, स्ट्रेस पैदा करती हैं, एंग्जाइटी पैदा करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो नाक में रतूबत ज़्यादा पैदा करती हैं। आप उन दवाइयों को पहचानना आपका काम है और उनसे बचना भी आपका काम है। जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की कुछ दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ भी नाक में रतूबत ज़्यादा बनाती हैं। वो रतूबत नाक में फुरफुराहट, गले में फुरफुराहट पैदा करती हैं और बार बार खुश्क खांसी और नज़ला गले में गिरने का वजह बनती है। तो ऐसी दवाइयों को पहचानें जिनकी वजह से आपको नाक में रतूबत ज़्यादा पैदा होती है, नाक में केरा ज़्यादा पैदा होता है और नाक का केरा गले में ज़्यादा गिरता है। ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ और इसके अलावा कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो हमारी दिल की दवाइयाँ और भी कुछ बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की वजह से केरा बनता भी है और केरा गले में गिरता भी है। सिगरेट स्मोकिंग
नाक में केरा बनने की भी बड़ी वजह है और केरे को गले में गिरने की भी वजह है। इधर आप सिगरेट का धुआं आपकी बॉडी में जाएगा, उधर आपके जिस्म में जो रतूबत पैदा करने वाले गुदूद हैं, चाहे वो गुदूद नाक में हो, चाहे गले में हो, चाहे फेफड़े में हो या सांस की नाली में हो, क्योंकि इन तमाम झिल्लियों की साख्त एक ही तरह की होती है और जैसे ही आप सिगरेट पिएंगे आपकी इन झिल्लियों की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, बलगम और रतूबत बनने का अमल शुरू हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका बलगम बनेगा और ज़्यादा बलगम बन के ज़्यादा गले में गिरेगा, बार बार गले में खराश होगी, बार बार गले में इरिटेशन होगी और आप बार बार ड्राई हैकिंग कॉफ टाइप की चीज़ें करते रहेंगे। तो वीडियो के इस हिस्से में हमने ये जाना कि केरा गिरने की क्या क्या वजूहत हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक में गोश्त पैदा होना, नाक में एलर्जी होना, किसी भी वजह से नाक का रास्ता बंद होना, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, मैदे में जलन, तेज़ाबियत, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन वजूहत से और कुछ दवाइयों की वजह से नाक में रतूबत ज़्यादा पैदा होती है और ज़्यादा गिरती है। अब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? जिन चीज़ों का आप सद्देबाप कर सकते हैं, जिन चीज़ों से आप बच सकते हैं, यानी एलर्जी से अगर आप बच सकते हैं तो आप कोशिश करें कि एलर्जी से बचें। मिट्टी में जाने से बचें, धुएं में जाने से बचें, पानी में ज़्यादा हाथ नहीं डालें, नाक में जो है वो आप ये समझ लें कि किसी ख़ास मौसम में आप बचें और मौसम से अगर एलर्जी है मिट्टी से बचें, सर्दियों में तेज़ सर्द हवा से अपने आप को बचा के रखें। बाइक अगर चला रहे हैं और सड़क पे चला रहे हैं तो बाइक के दौरान आप हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी नाक में मिट्टी ना जाए और नाक में नज़ला पैदा होने के बाद वो नज़ला आपके गले में ना गिरे। तो नाक को अपनी बचा के रखें एलर्जन से, मौसम से, शाम में नहाने से, पानी में हाथ डालने से, सिगरेट पीने से, मिर्च मसाले खाने से और ऐसी चीज़ें खाने से जिनसे आपको तेज़ाबियत होती है और आपका तेज़ाब ज़्यादा बनता है और ज़्यादा ऊपर आता है, तो आपका केरा भी कम बने और केरा गले में ना गिरे। अब केरा गिरने के इलाज के बारे में हम कहते हैं कि अगर एलर्जी वाली चीज़ों से बचने से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, लाइक मिट्टी में जाने से, धुएं में जाने से, शाम में नहाने से, पानी में हाथ डालने से, किसी ख़ास मौसम में, किसी शहर में, घर के किसी हिस्से में झाड़ू अगर दिल रही है, कहीं पे झाड़न हो रही है, तो आप कोशिश करें कि उस जगह से अपने आप को दूर ले जाएं ताकि आपको एलर्जी ना हो। इन तमाम चीज़ों से एहतियात करने के बावजूद भी अगर नाक में केरा बनने में कमी नहीं होती तो आप कोशिश ये करें कि आप घर से निकलने से पहले और घर में आने के बाद अपनी नाक को अच्छी तरह से धो लें। इसको हम नेज़ल डूचिंग भी कहते हैं। नेज़ल डूचिंग करने का आसान तरीका यह है कि 1 कप नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चाय का चमचा नमक और 1 चाय का चमचा सोडा डालें, किसी खाली बॉटल में उसे भर लें। प्लास्टिक की जो हमारी नेज़ल स्प्रेस की खाली बोतलें होती हैं उन बोतलों में उसको आप दवा को भर लें, नाक में दवा उसको डाल के दबाएं, वॉश बेसिन पे खड़े हो, नाक में दवा डालें, दवा से मुराद पानी, सोडा और नमक वाला, और उससे नाक को अच्छी तरह से धो लें ताकि नाक की सफाई हो जाए और नाक के अंदर जैसे ही कोई एलर्जन जाए जिसकी वजह से नाक में केरा बनेगा तो वो केरा बनने के बाद गले में ना गिरे। तो नाक की सफाई, नेज़ल डूचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर नाक का केरा बनना नाक को धोने के बावजूद भी बंद नहीं होता तो बाज़ार में कुछ नाक के स्प्रेज आते हैं। याद रहे कि अपनी मर्जी से नाक के स्प्रेज इस्तेमाल ना करें। इनमें कुछ नाक के स्प्रेज ऐसे होते हैं जिनसे नाक तो फ़ौरन खुल जाती है लेकिन उसकी वजह से नाक में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके वजह से, उन स्प्रेज की वजह से, जो कि सस्ते वाले स्प्रेज होते हैं, आपकी नाक जो है फिर बाद में बंद हो जाती है, जिसे हम रिबाउंड नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और वो फिर जो नाक बंद होती है उसको खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सस्ते वाले स्प्रेज कभी भी ज़्यादा, 1 हफ्ते से ज़्यादा ख़ास तौर से इस्तेमाल ना करें। हाँ, इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड वाले जो स्प्रेज होते हैं जो कि आपको ENT का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो स्प्रे नाक में डालने की वजह से भी आप एलर्जी से बचे रहते हैं। नाक की झिल्ली की सोजिश भी उन स्प्रे से कम हो जाती है। नाक में से रतूबत पैदा होना भी उन स्प्रेज की वजह से कम हो जाती है, और जब रतूबत पैदा नहीं होती तो नाक में पीछे
रुतूबत गिरना कम हो जाती है। तो नाक के स्प्रेस का इस्तेमाल नाक के केरे के इलाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना बना सकता है। इसके अलावा कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं और इन एंटी एलर्जिक दवाइयों के इस्तेमाल से भी नाक की रुतूबत पैदा होना कम हो जाती है, और जब नाक में से रुतूबत पैदा कम होती है तो नाक में केरा कम गिरता है। तो खाने वाली एंटी एलर्जिक दवाइयों का इस्तेमाल भी नाक के केरा गिरने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अगर नाक की सफाई करने के बाद भी, नाक की डूचिंग करने के बावजूद भी नाक में केरा गिरने में कमी नहीं होती, तो कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी बाज़ार में, कुछ क्या काफ़ी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं जो कि आपकी नाक की रुतूबत को खुश्क कर देती हैं और रुतूबत पैदा होने से रोकती हैं, और ये रुतूबत पैदा होकर गले में गिरने से भी रोक देती है। तो एंटी एलर्जिक दवाइयों का यानी गोलियों का इस्तेमाल भी नाक के केरा गिरने में माविन साबित होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि नाक के बलगम को, यानी नाक में से जो रुतूबत पैदा होकर सख्त हो जाती है, उसको नरम करती हैं। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिनसे नाक का केरा बनने के फ़ौरन बाद ही बिल्कुल लिक्विफाई हो जाता है, यानी पानी की तरह हो जाता है, और उससे उतनी शिद्दत की तकलीफ़ नहीं होती जितना सख्त वाला नज़ला गिरने से बार बार आपको तकलीफ़ होती है। तो नाक के सिक्रीशंस को नरम करने वाली दवाइयाँ भी बाज़ार में दस्तयाब हैं, जो किसी भी अच्छे नाक कान गले के डॉक्टर के मशवरे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से बहरहाल आपको बचना पड़ेगा, मिर्च मसालों से बचना पड़ेगा, नमक वाली चीज़ों से, मिर्चों वाली तली हुई चीज़ों से, बाज़ार की चीज़ों से, रात को ज़्यादा जागे ना, उससे भी नाक में सिक्रीशन ज़्यादा पैदा होती है। स्ट्रेस लेने से भी नाक में सिक्रीशन तो या रतूबत ज़्यादा पैदा होती है, तो ज़्यादा गले में गिरती है और बार बार गले में खराश भी पैदा होती रहती है। तेज़ाबियत को कंट्रोल में रखें, जितनी ज़्यादा तेज़ाबियत होगी उतना नाक का केरा आपको तंग करेगा। मैदे में जलन के बाद जो तेज़ाबियत ऊपर आती है उसको आप रोकें। सोने से 3 घंटे पहले आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद घर में ही भले थोड़ा सा चल फिर लें ताकि आपका खाना नीचे आ जाए, और 3 घंटे के बाद आप अपने बिस्तर पे लेटें। तो इससे भी आपको नाक का केरा बनने में और गिरने में मदद मिलेगी। जिन दवाइयों से आपकी नाक में से रुतूबत ज़्यादा पैदा होती है उनको पहचानें और उन दवाइयों से आप अपने आप को बचाएं। अपने डॉक्टर से, जिन डॉक्टर साहब ने वो दवाइयाँ तजवीज़ की हैं, उनसे मशवरा करें कि डॉक्टर साहब इन दवाइयों से मुझे नज़ला या खांसी हो रहा है, तो बराए मेहरबानी आप इन दवाइयों को बदल दें। ताकि कभी कभार ऐसा होता है कि वक्त की कमी की वजह से या डॉक्टर किसी वजह से उनका ध्यान नहीं जाता कि इन दवाइयों से जो तजवीज़ तो कर देते हैं, बाद में मरीज़ जाता है और उनको कहता है कि जी नाक में मेरे नज़ला हो रहा है, या उसको नहीं भी कहता दिल के डॉक्टर के पास जाके कि तो इनका काम ही नहीं है। हालांकि दिल के डॉक्टर ने अगर आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखी हुई हैं जिनसे आपको नज़ला बन रहा है और गले में गिर रहा है, तो आप उनको बताएं ताकि उन दवाइयों को बदल दें और आपकी ये वाली मुश्किल हल हो सके। तो इन सारी बातों पर अमल करके आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी नाक में रेशा कम पैदा होगा इन बातों पे अमल करके, और जब कम पैदा होगा तो आपके गले में खराश भी बार बार नहीं होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।